हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या चीज़? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब उसमें अपन ने कोलिजन डिस्कस किए थे बच्चों, बराबर है ना। कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। अब ये कोलिजन दो टाइप का होता है बच्चों, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। अब क्या फ़र्क है ये दोनों में, ये भी अपन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो है ये अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है बेटा। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, वी नो दैट इन कोलिजन, कोलिजन कोई भी हो, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो क्लियर है। कोलिजन में मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम बोथ आर इक्वल, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है। अब अगर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसे आप बोलोगे बेटा इलास्टिक कोलिजन। और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट नहीं है तो बेटा इसे आप बोलोगे इनइलास्टिक कोलिजन। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, अच्छे से ध्यान में रखना। In the case of elastic collision, momentum as well as kinetic energy are conserved. Means remains constant, both remains constant. Before and after. यानी कोलिजन होने से पहले जितना मोमेंटम था बाद में उतना ही रहेगा, कोलिजन के पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था बाद में उतना ही रहेगा। इसे बोलना इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलना बेटा? इलास्टिक कोलिजन। मगर कोलिजन के पहले मोमेंटम कांस्टेंट है, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम कांस्टेंट है। कोलिजन के पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ गया, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मगर काइनेटिक एनर्जी जितना पहले था कोलिजन के पहले, बाद में उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ऐसे कोलिजन को बोलना बेटा इन इलास्टिक कोलिजन। क्या चीज़? इन इलास्टिक कोलिजन। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मोमेंटम कांस्टेंट है, ये तो अपन ने डिस्कस कर चुके थे, है ना। दो बॉडीज, अरे याद है ना, ये बॉडी ए, बॉडी बी, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, u1 इज ग्रेटर देन u2। लास्ट कंसेप्ट, बस वहीं से अपने को मिलता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 plus m2 u2, total momentum after collision m1 v1 plus m2 v2, है ना बेटा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है, तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन अपन डिस्कस कर रहे। पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर।
हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ये बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी है, ये बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी चाहिए आफ्टर कोलिजन। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर हाफ के साथ। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी, एंड दीज आर द काइनेटिक एनर्जीज आफ्टर कोलिजन। अब बेटा ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और ये डेरिवेशन अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन में का कोई भी पॉइंट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, तो इन्हें सॉल्व करने के बाद बेटा, इन्हें सॉल्व करने के बाद अपने को ये फॉर्मूला मिलता है। ये फॉर्मूला अपने को मिलता है, इफ वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस वी गेट दिस रिजल्ट। व्हाट इज दिस, क्या है? देखो, बॉडी ए का कोलिजन के पहले u1 इज ग्रेटर देन u2 था, कोलिजन के बाद v1 इज लेस देन v2 था। अब ये u1 माइनस u2 इज व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन। v2 minus v1 is what? Relative velocity of bodies after collision. Relative velocity before collision is equals to relative velocity after collision. This is important equation, important formula. You have to remember this. ठीक है ना बेटा? अब इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद जो बॉडीज के वेलोसिटीज है v1 एंड v2, ये कैसे फाइंड करना? ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूले है बेटा। ये दो फॉर्मूले आपको कंपैरिजन करके अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखो, एक फॉर्मूला ध्यान में रखा, दूसरा 100% ध्यान में रहेगा। v1 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम है बेटा इंटू u2, और v2 फाइंड करना है। तो देखो, ये टर्म पहले आ गया, ये टर्म बाद में गया, और 1 2 में कुछ चेंज होता है। डिनोमिनेटर तो वही है, इधर 2m2 था सेकेंड टर्म में, अब उधर फर्स्ट टर्म में आने वाला है बोल के 2m1 आएगा। दूसरा चेंज बेटा, इधर फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में था m1 माइनस m2, पहला टर्म था इसीलिए 1 माइनस 2, इधर दूसरा टर्म है बोल के 2 माइनस 1, m2 माइनस m1। दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। ये फर्क अगर आपने ध्यान में रखा तो फॉर्मूला कोई हार्ड नहीं है। ठीक है ना बेटा? अब इसके कुछ डिफरेंट केसेस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब समझो, मानते हैं कि दोनों बॉडीज के मासेस सेम है, दोनों बॉडीज के मासेस कैसे है बेटा? सेम। जितना मास बॉडी ए का है उतना ही मास बॉडी बी का है। तो क्या होगा? देख इधर, m1 m2 इक्वल, तो ये 0 बन गया बेटा, ये 0 बन गया। ठीक है, m1 m2 इक्वल, दिस गेट कैंसल, तो बचा सिर्फ कौन? u2, यानी v1 इज इक्वल टू वी गेट व्हाट? u2। m1 और m2 इक्वल है, m1 m2 इक्वल, दिस गेट कैंसल, तो बचा क्या बेटा? u1। v2 इज इक्वल टू u1 बिकॉज दिस टर्म बिकम 0, सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। ठीक है ना बेटा? तो v2 इज इक्वल टू u1।
अब अगर u2 0 बना, सपोज u2 इज 0, u2 कैसा है बेटा 0। अगर u2 0 है तो ये टर्म 0 बन गया, तो v1 इज इक्वल टू अपने को सिर्फ इतना पार्ट मिलेगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। और v2 में u2 अगर 0 है बेटा तो सेकेंड टर्म 0 बन रहा, बचा सिर्फ फर्स्ट टर्म। क्या है बेटा फर्स्ट टर्म? 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर इसमें m1 और m2 इक्वल बन जाते हैं बेटा, इसमें अगर m1 और m2 कैसे बनते हैं इक्वल, देखो इधर m1 m2 इक्वल बने तो ये 0 आ गया, सो v1 इज 0। m1 m2 इक्वल बने, दिस गेट कैंसल, तो v2 इज इक्वल टू व्हाट u1। इसका मतलब क्या होगा, देखो u2 0 यानी ये बॉडी है B और ये बॉडी है A, दोनों का मास सेम है। मास कैसा है? सेम है। u2 0 है यानी बॉडी B इज एट रेस्ट, u2 0 है, ठीक है ना बेटा, u2 0 है। मगर पहले बॉडी का वेलोसिटी 0 नहीं है और पहला बॉडी कोलाइड हो गया दूसरे बॉडी के साथ। देन व्हाट हैपन्स हियर? v1 becomes 0, means velocity, final velocity of the first body becomes 0. It means first body comes at rest, यानी पहला बॉडी रेस्ट में आएगा और दूसरा बॉडी मोशन में होगा, मूव होगा, ट्रैवल होगा विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। यानी ए बॉडी बी के साथ कोलाइड हो गया, बी बॉडी रेस्ट में, दोनों के मास सेम है, तो ए बॉडी रेस्ट में आएगा और बी बॉडी ए के वेलोसिटी के साथ आगे मूव होगा विथ वेलोसिटी व्हाट u1। ये कौन सा बॉडी जा रहा? B, और इधर आके रुका कौन? A। यह आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा बेटा, बचपन में आप मार्बल्स खेलते थे, गोट्या खेलते थे। अगर दो मार्बल का मास सेम है, एक मार्बल रेस्ट में और अपन ने वो मार्बल को अपने हाथ के मार्बल से स्ट्राइक किया, कोलाइड किया और कोलिजन है हेड ऑन, यानी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, तो अपने हाथ में का मार्बल वहीं पे रुकेगा और वहाँ का मार्बल आगे मूव होगा विथ द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मार्बल विच वॉज इन आवर हैंड। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब अगर समझो m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, यानी दूसरे बॉडी का मास पहले बॉडी के मास के कंपैरिजन में बहुत ही ग्रेटर है। इट मीन्स मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी के मास के कंपैरिजन में पहले बॉडी का मास बेटा बहुत ही कम है, निग्लिजिबल। सेकेंड बॉडी इज हेवी एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉडी, और सेकेंड बॉडी एट रेस्ट है। सेकेंड बॉडी कैसा है? एट रेस्ट। तो पहले बॉडी का वेलोसिटी उसके ही इनिशियल वेलोसिटी के उतना ही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी,
बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे बॉडी का फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल तो 0 है ही है, मगर फाइनल भी 0 रहेगा, यानी दूसरा बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। इसका सिंपल एग्जांपल बेटा, अपन ने एक बॉल लिया और बॉल को नीचे छोड़ दिया, ठीक है ना, फ्लोर पे। फ्लोर इज सेकेंड बॉडी, बॉल इज फर्स्ट बॉडी। फ्लोर इज एट रेस्ट, means u2 is 0. Mass of floor is very very greater as compared to mass of ball. m2 is very very greater than m1. m1 is negligible. फ्लोर के मास के कंपैरिजन में बॉल का मास निग्लिजिबल है। छोड़ा तो फ्लोर मोशन में नहीं आएगा, यानी v2 0, और अपना बॉल रीबाउंड होगा, वापिस आएगा, यानी बॉल का फाइनल वेलोसिटी उसी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा मैं क्या बोला आपको, इन इलास्टिक कोलिजन में बेटा मैं आपको बोला नॉट कांस्टेंट कौन, नॉट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, मगर कांस्टेंट कौन, मोमेंटम। कोलिजन कोई भी हो, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। बट इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द डिफरेंस ओनली इन इलास्टिक एंड इन द केस ऑफ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन के कुछ एग्जाम्पल्स बेटा अगर अपन ने डिस्कस किए, तो अभी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक सर्टन हाइट से बॉल को अपन ने छोड़ा तो बॉल वापिस आएगा, मगर सेम हाइट तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस किया, वो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्शन दूसरे एनर्जी में यहाँ पे हो गया, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। दूसरा एग्जांपल अगर अपन देना चाहे बेटा, तो इसका एग्जांपल है अपने पास लंप ऑफ मड। चिखल रहता है ना, चिखल ऐसे हाथ में लिया और दीवार पे मार दिया, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, वो दीवार को चिपक के बैठेगा, है कि नहीं। कुछ पार्टिकल्स उसके नीचे गिरेंगे, बराबर है। अब अगर पूरा का पूरा चिखल दीवार को चिपक के बैठा, इतना सा मड लिया या वैक्स लिया, and when we thrown it on the wall, and when it completely, when total mass of that mud or wax stick with the wall, complete rest में आ गया हो, then such a type of collision is known as perfectly inelastic collision। ऐसे कोलिजन को बेटा क्या बोलना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और चलो अब और एक छोटा सा कंसेप्ट अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसे स्मॉल ई बोलते हैं, एंड विच इज रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये किससे रिलेटेड है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। इसे अपन डिफाइन करते हैं
सॉरी बेटा, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, है ना, these are proportional to each other and that proportionality constant is known as coefficient of restitution. क्या चीज़ बेटा? coefficient of restitution, small e. तो फॉर्मूला बनेगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा? तो डिफाइन करो बोले, सो व्हाट इज दिस? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. एंड व्हाट इज दिस? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. The ratio of relative velocity after collision and relative velocity before collision is known as coefficient of restitution. या तो इसे आप ऐसा भी बता सकते हैं बेटा, the ratio of relative velocity of separation after collision, relative velocity of separation after collision. collision के बाद ये बॉडी सेपरेट होते हैं, है ना. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. कोलिजन के पहले ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे, ये दो बॉडीज ऐसे जा रहे, मगर पीछे वाले बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है, पीछे वाले बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये अप्रोच हो रहे एक दूसरे के साथ. और कोलिजन के बाद बेटा क्या हो रहा? बी का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये सेपरेट हो रहे, जा रहे तो एक ही तरफ, मगर बी का जो वेलोसिटी है गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है ना बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या चीज़ बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक. तो बॉडी बी रेस्ट में, बॉडी ए भी रेस्ट में. बोला ना मैं आपको, मड फेंका दीवार पे, दीवार तो रेस्ट में है ही, कोलिजन के बाद भी रेस्ट में रहेगा. दीवार के वेलोसिटी को V2 बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी. अपना मड भी चिपक के बैठा, यानी V1 भी 0, तो ये सब कुछ 0. तो E इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 0. जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा 0. क्या चीज़ बेटा? 0 आएगा. और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यानी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है, फ्रैक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होता नहीं है. देन सच टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर है तो ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो ध्यान में रखना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड कोई भी MCQ होगा, ठीक है ना. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको फाइंड करना है, और आपके पास ऐसे ऑप्शंस है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है विच इज़ लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. तो फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, है कि नहीं? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 and always greater than 1, and it is the ratio of same physical quantities, therefore it is unitless as well as dimensionless quantity बेटा. ठीक है ना बेटा? तो
आज के लेक्चर के लिए बेटा यहीं पे रुकते हैं। ओके।